आपको अहम खबर से आगाह करें, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। अहम खबर जिसके हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया। सुमेरा, क्या अपडेट्स हैं? जी, बहुत अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील करते हुए एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई गई थी पाक फौज की जानिब से, जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ किए गए टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए उस इंक्वायरी कमेटी का एजेंडा था। नतीजतन पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। तो सुमेरा हमारे साथ मौजूद थी, हमें अपडेट कर रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR की जानिब से कहा गया, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो आपको बताएं कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR की जानिब से ऐसा कहना था। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अली साहब, अहम डेवलपमेंट क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, इसके जो तीन अहम तरीन पहलू हैं वो ये हैं कि इससे ये साबित होता है कि पाक फौज और इसकी जो क़यादत है वो डिसिप्लिन और कानून का बहुत हाईएस्ट लेवल पर एहतराम करती है और सीनियर तरीन और अहम तरीन ओहदों पर फाइज जो अफसरान हैं वो भी कानून और डिसिप्लिन के गिरफ्त से बाहर नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि ये इस बात का सबूत है कि जो इतनी अहम अपॉइंटमेंट्स पर इतने आला अफसरान जो रहे हैं वो भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। और अब जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, मैं ये तवक्को करता हूं कि इस पूरे प्रोसेस को जल्द से जल्द अपने ठीक, हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद अली साहब। मजीद भी इनसे बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है तजियाकार नदीम मलिक साहब ने। नदीम मलिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया। नदीम मलिक साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है, क्या समझते हैं कानून की गिरफ्त से अब कोई नहीं बच पाएगा? बहुत मुनासिब होगा कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, शफाफियत के साथ और खुली अदालत के अंदर ये जितने मामला, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो मार्शल वाली कार्रवाई है, ये कोर्ट मार्शल वाली कार्रवाई है, ये शायद उतनी पब्लिक नहीं होती, लेकिन जितना इसको शफाफ और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इनके ऊपर जो इल्जामात की नौयत है वो बहुत संगीन है। टॉप सिटी के मालिक ने जो इल्जामात आयद किए थे उसमें तो जोर जबरदस्ती के साथ जमीन हथियाने, उनसे पैसे लेने, फिर ये घर की फैमिली के मेंबर्स तक उड़ाने और हरासा करने के इल्जाम शामिल हैं। और ये सर्विंग जब थे, ये उस वक्त के इल्जाम है जब इन ऑफिस थे। तो बहुत संगीन नौयत की चार्जशीट है और उसके ऊपर फौज का इनिशिएट करना कार्रवाई काबिल सताइश है। और बहुत अच्छा है कि ISPR ने इसके ऊपर पब्लिक स्टेटमेंट जारी की है। अब मेरी तो जाती तौर पर ख्वाहिश ये होगी कि इस कार्रवाई की डे टू डे जो अपडेट है वो भी पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर करनी चाहिए। इल्जामात की नौयत क्या है और अभी तक तहकीकात के नतीजे में क्या चीजें और क्या शवाहिद सामने आए हैं, ताकि पूरा जो चार्जशीट है वो इस्टेब्लिश हो, लोगों के सामने हो, किसी को ये शिकवा ना हो कि उसके साथ ज्यादती की गई, जोर जबरदस्ती हुई। और शिकायत की नौयत जो है वो भी अवाम के नॉलेज में होनी चाहिए कि ये इल्जाम था। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब ये इंटीरियर मिनिस्टर थे राना सनाउल्लाह, तो हमने इनसे पूछा था कि ये जमीनों वाले मामलात का इल्जाम है जनरल फैज के ऊपर, तो एक हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र आता है, तो उनका जवाब था एक हाउसिंग सोसाइटी का एक से ज्यादा
हाउसिंग सोसाइटी के वायलेशन में वो इन्वॉल्व है। ये उनका जवाब था। तो अगर ये नोयत है तो फिर ये बहुत संजीदा मामला है और फौज को इसके ऊपर बहुत खुलेआम आगे बढ़ना चाहिए और मेरे ख्याल में इस मामले में उनको शाबाश देनी चाहिए कि जितने भी ऑफिशियल्स के खिलाफ इस तरह के इल्जाम आए उनको खुले तरीके से तहकीकात करके सजा के अमल से आगे बढ़ाएं। जी, मीडिया को भी है कि वो भी इस मामले पे रिफ्लेक्ट करे कि उनके इदारे के अंदर भी अगर कोई अहम ओहदों पे फाइज लोग किसी कार्रवाई में मुलव्वस रहे हैं तो उनको उसके हवाले से भी सोच सर्चिंग की जरूरत है, ताकि एक स्पिरिट पैदा हो और अवाम के जहनों और दिलों में तमाम रियासती इदारों के ऊपर एहतराम और एतमाद का जो जज्बा है वो मजीद परवान चढ़े कि कहीं भी कोई अपने ओहदे और सीट को अगर किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस होने के लिए या अपने फैमिली या ज़ात को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। इसी जज्बे और स्पिरिट के तहत हम आवाम से तवक्को करते हैं कि बतदरीज हमारे मुल्क में अदालती और इंसाफ के मामलात पर एतमाद बढ़े और लोग कानून का एहतराम शुरू करें, क्योंकि अगर सीनियर अफसरान जो हैं वो इस तरह की कार्रवाइयों के बाद कानून से अगर बच जाएं तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आम आदमी उस कानून का एहतराम करे। साथ ही रहिएगा। नदीम मलिक साहब, जिस तरह से सैयद मोहम्मद अली साहब ने कहा है कि ये एक पैगाम है सियासी क़यादत और बाकी सबके लिए भी, आप समझते हैं कि वाकई एक पैगाम है और इसी जज्बे के तहत कार्रवाइयाँ होंगी और कानून का एहतराम जो है उसको सबसे बाला रखा जाएगा? देखिए कि ये जो पब्लिक स्टेटमेंट है ना ICR की, ये तो पहली इंडिकेशन है कि वो फौज इस मामले के अंदर किसी नरमी को बरतने के हक में नहीं है, क्योंकि पहली इतलात ये थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहली जो इतलात ये थी कि जब इल्जामात की नोयत सामने आई तो कुछ लोगों ने कहा कि ये एक जनरल के खिलाफ इल्जामात हैं, तो एक जनरल के खिलाफ एक्शन हुआ तो फिर जो बाकियों के ऊपर इल्जामात आएंगे तो सारों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसलिए फौज एक्ट ही नहीं करेगी। ये फर्स्ट इंप्रेशन यही था कि फौज एक्ट ही नहीं करेगी, चाहे जो मर्जी इल्जामात है। जुबानी बातें तो हो रही हैं। मुझे याद पड़ता है कि हमने समा के ऊपर एक प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर ब्रेकिंग स्टोरी चलाई थी कि फौज ने वो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी था, इसका पूरा नाम पता नहीं, उसको पूरा नाम, उसका टेक्निकल टर्म क्या है, कि वो इनिशिएट कर दिया और उसमें तहकीकात की जा रही है जनरल फैज हमीद के खिलाफ। तो हमें रद्द-ए-अमल बहुत मिला उसके ऊपर और ये भी लगा कि शायद कोई दबाव वाले बाज़ जगहों से, हल्कों से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी आया, लेकिन इम्प्रेशन यही दिया गया कि नहीं, एक जनरल फॉर्मर DGI या फॉर्मर आर्मी की फौज तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी नहीं। तो वो इम्प्रेशन जो था वो इस कार्रवाई ने उसकी नफी कर दी है कि फौज तैयार है कि अगर टॉप सिटी जैसे इल्जामात जिसकी नोयत इस प्रेस स्टेटमेंट के अंदर वाजे कर दी गई है कि इनके ऊपर चार्जशीट क्या है, तो कोर्ट मार्शल करने से फौज गुरेज नहीं करेगी। मुझे ये स्टेप इनका अच्छा लगा है। अच्छा इसलिए लगा है कि इनके बाद जो लोग हैं फौज के, हमारे अफसरान जो हैं, जैसे ये ईरान के बॉर्डर के ऊपर तेल की स्मगलिंग है, या IGFC कुछ फॉर्मर तैनात रहे, या कुछ अफगानिस्तान वाली साइड पे कुछ एक दो अफसरान थे, उनके ऊपर इल्जामात की नोयत बहुत संगीन नोयत की थी। तो उसके ऊपर जब आप सजा के अमल से गुजारते हैं, तहकीकात करते हैं और सजा के अमल से गुजारते हैं, फिर अदारे के ऊपर सवाल नहीं कोई उठा सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि अदारा इसके अंदर खामोशी इख्तियार कर रहा है या अंडर दी कारपेट चीजों को धक्का दे रहा है ताकि फौज का अदारा जो है वो एक होली कौ का उसका स्टेटस बरकरार रहे। तो इस मामले में ये एक वेलकम मूव है और इसको फौज को शाबाश देनी चाहिए और इंकरेज करना चाहिए कि इसी शफाफियत के साथ आगे बढ़िए। फौज का इदारा इससे मजबूत होगा, तवाना होगा, लोगों का इत्मीनान बढ़ेगा जब वो कार्रवाई करेंगे। कोई भी शख्स अगर कोई सी करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है, आइन शिकनी में इन्वॉल्व है, स्मगलिंग के अंदर किसी का नाम आता है, तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए। ये वेलकम मूव है। नदीम मलिक साहब, जिस तरह से अफसार साहब ने भी बात की, इससे पहले हाफिज एहसान साहब भी बात कर रहे थे कि बाकी हर तरफ से आवाज़ थी कि फ़ौज में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको लगता है कि जो तासुर था ये अब ख़त्म हो जाएगा और उस आवाज़ का पाक फ़ौज की जानिब से मौसर जवाब दिया गया है? ये एक स्टेप से खत्म नहीं होगा, ये वेलकम फर्स्ट स्टेप है। इसको कहना चाहिए कि बहुत खुशाइंद है कि फौज ने इस तरफ हिम्मत दिखाई है और इस पे वो डिफेंसिव नहीं हुए, अपने वो शेल में बंद नहीं हुए कि नहीं फौज का जनरल है, फॉर्मर DGI है या फॉर्मर आर्मी चीफ है, इसके खिलाफ तो हाथ नहीं डालना। फौज में माजी में मिसालें मौजूद हैं। जनरल कियानी ने, आई थिंक मुझे याद पड़ता है, 3 जनरल थे, उनको रिटायरमेंट के बाद यूनिफॉर्म पहना के उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया था। उसमें एक NLP वाले थे, एक फॉर्मर कोई IGFC थे और एक कोई और थे, 3 जनरल थे। तो ये तरीकाकार बहुत मेरे ख्याल में शफाफियत के साथ, मैं तो बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ कि शफाफियत के साथ और पब्लिक नॉलेज के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों का इत्मीनान अपने इदारे के ऊपर जुड़ा रहे, बरकरार रहे।
अभी जैसे फैजाबाद धरने का जिक्र हुआ है, तो फैजाबाद धरने के ऊपर ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायजीस हैं, उनकी एक जजमेंट है, और उनकी जजमेंट के बाद ही जो उन्होंने जजमेंट तहरीर की थी, उसके बाद ही उनके खिलाफ वो जो रेफरेंस का मामला था वो शुरू किया गया था। और पीटीआई की हुकूमत भी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की आम शख्सियात भी दोनों उसके पीछे थे कि काजी फायज ईसा ने क्योंकि जनरल फैज का नाम अपने हुक्मनामे के अंदर लिख लिया है, इसलिए अब तो ये जज सुप्रीम कोर्ट रह ही नहीं सकते, इनकी छुट्टी करानी जरूरी है। शौकत सिद्दीकी साहब हमारे सामने एक मिसाल है, जिन्होंने मिसाल दी कि किस तरीके से नून लीग की क़यादत के खिलाफ फैसले लेने के लिए उनको दबाव का सामना करना पड़ा, और फिर वो अपने जज की हैसियत से नौकरी से ही चले गए। तो ये मामला तो अनहोने नहीं है, ऐसे मामला पाकिस्तान में अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने जो खत लिखा है उसके अंदर अभी भी उन्होंने ओहदों समेत मुख्तलिफ वाकयात दर्ज किए हैं। तो फौज को इसके ऊपर आगे बढ़ के कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, फौज का दायरा उससे मजबूत होगा, तवाना होगा, और लोगों का एतमाद उसके ऊपर बढ़ेगा। फौज ऐसी होनी चाहिए आप जिसके ऊपर आंखें बंद करके आप, या सुप्रीम कोर्ट या फौज, ये ऐसे इदारे हैं आप देखते हैं मुश्किल में देखते हैं, तूफान आ गया, मुल्क के अंदर हालात खराब है, तो आप फौज पर देखते हैं, फौज आएगी तो ये मामला संभाल लेगी। आपके अंदर कोरोना का इशू पैदा हुआ तो फौज आ गई, सैलाब आए तो आप फौज को देखते हैं, अर्थक्वेक आए तो फौज को देखते हैं। तो फौज के ऊपर आपका इत्मीनान रहना चाहिए, आंखें बंद करके यकीन होना चाहिए। और उसके ऊपर अगर कोई करप्शन के हाई ऑफिशियल के ऊपर चार्ज आते हैं, वो चंदे के होते हैं, मतलब 8-10 लाख की फौज के ऊपर 4 लोगों के ऊपर इल्जाम होगा, 10 लोगों के ऊपर इल्जाम होगा, इससे ज्यादा लोगों पर इल्जाम नहीं होता। लेकिन उसके ऊपर डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, तहकीकात करके जुर्म साबित हो सजा देनी चाहिए, और पब्लिक नॉलेज में होनी चाहिए कि ये जुर्म था, ये इल्जाम था, ये साबित हुआ है, इसके ऊपर ये सजा दे रहे हैं, और अदारा उससे मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। जी बिल्कुल नदीम साहब साथ ही रहेगा। अफसार साहब आपके जाने बढ़ते हैं, आपने एक बड़ा जो है वहाँ आपने जो आगाज़ किया गुफ्तगू का वहाँ से किया, आपने कहा कि खुश होने वाली नहीं, इंतहाई ये अफसोसनाक बात है कि इतने बड़े ओहदों पर रहते हुए लोग अपनी जो ओहदे हैं उनका गलत इस्तेमाल करें, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करें। तो जो प्रेसिडेंट आज सेट हुआ है ये कितना अहम था, और इसका मैसेज आप कहाँ तक जाता देख रहे हैं, किस लेवल तक, किस सतह तक जाता देख रहे हैं? देखिए, नदीम मलिक ने 2 बातें बहुत अहम की हैं। एक तो ये उन्होंने जो कहा है ना कि ये इसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये केस किस तरह चल रहा है, एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, ताकि इसको प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल ना कर सके कोई भी साइड। क्योंकि देखें, मुल्क तो हमारा है ना, हमने रहना है यहाँ पे। मैं नहीं समझता किसी के खिलाफ किसी के साथ बेइंसाफी होनी चाहिए, इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। पूरा मुल्क देखे कि साबिक DGISA ने क्या क्या किया, अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करके, और सारी तफसीलात अवाम के सामने आनी चाहिए। दूसरी बात भी जो नदीम मलिक साहब ने की है ना, उन्होंने 3 जर्नैलों को पहले एग्जाम्पल दी है, मैं समझता हूँ वो बहुत ही मुनासिब वक्त पे नदीम मलिक ने ये याद दहानी करवाई है फौज को कि पहले भी ऐसे हुआ था और फिर कुछ नहीं हुआ। हमें उम्मीद है कि इस दफा ऐसा नहीं होगा, और ये मुख्तलिफ होगा उन 3 केसेस से जो पिछली दफा राहील शरीफ ने वो किया था ड्रामा कि उनको वापस बुला लिया फौज ने, और फिर उनका कोई उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं हो सकी। तो ये इस बार वाकई मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना, 14 अगस्त आ रहा है, करोड़ों लोगों ने इज्जत की, लाखों ने अपनी जान कुर्बान की। इस 14 अगस्त में हम ये फैसला कर लें कि कोई कितना भी ताकतवर हो, वो कानून और आइन से बालातर नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि नदीम मलिक ने एतमाद की बात की फौज से, फौज का ऊपर ना सिर्फ लोगों का एतमाद बढ़ेगा, फौज की इज्जत में भी इजाफा होगा अगर वो इस तरह के करप्ट लोगों को खुद इबरत की मिसाल बनाए। क्योंकि सच्ची बात यह है, पाकिस्तान में कोई भी इदारा किसी साबिक या मौजूदा जनरल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, ये फौज खुद ही ले सकती है, और वो लिया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे पाकिस्तानियों के जख्मों पर मरहम रखने के काम आएगा, लेकिन इस अमल को यहाँ रुकना नहीं चाहिए, ये जारी रहना चाहिए। वो जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी जुर्म करेगी तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। उस मैसेज से भी ये था कि ताकतवर जो है, ये जितना भी कुछ प्यारा है किसी का, अगर वो गलत काम करेगा तो कानून के कटहरे में आएगा। अब ये हाफिज आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि बहुत प्यारे होंगे जनरल फैज किसी के, लेकिन कानून और आइन से बालातर नहीं है। ये ऐसा मैसेज आएगा सबको। और जब अगर फौज कोई गलत काम नहीं करेगी, कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ इसका असर पूरे मुआशरे पर पड़ेगा। सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स भी सबक हासिल करेंगे, सियासतदान भी सबक हासिल करेंगे, सहाफी भी सबक हासिल करेंगे।
सहाफियों की भी तहकीकात होनी चाहिए। जो आज मैं कल किसी का सुन रहा था, किसी यूट्यूबर का, कि जनरल फैज ने ट्रे में रख के 5,000 के नोटों की पेश की। ये चेक करना चाहिए ना जनरल फैज ने किस किस को इस तरह रिश्वत दी, किस किस जज को रिश्वत दी, किस किस जर्नलिस्ट को रिश्वत दी और अपने काम करवाए, अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करके। इस मुल्क का जो हाल है इस वक्त, जब हम डिजिटल दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर जो शुरू की गई, उसमें जो पैसा लगा, उस पैसे का हिसाब किधर है? वो किन्होंने लगाया, किस पे लगाया? क्या वो जो ट्रे 5-5 हजार के नोटों की गड्डियों को पेश की गई यूट्यूबर्स को, जो बाद में फिर जलसों में कहते हैं कि हमें बुला बुला के फाइलें दिखाई गई, ये जहन साजी की गई इस कौम की जो आज हमारे सामने आ रही है, जिसका हमें नुकसान हो रहा है। इन दोनों एस्पेक्ट से फौज को जरूर काम करना चाहिए और इमेज अपना बेहतर करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, सच से बड़ा इमेज बेहतरी के लिए और कोई काम नहीं है। सच हो, सामने हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, किसी के साथ बेइंसाफी ना हो। लेकिन जिन्होंने कसूर किया, जिन्होंने पब्लिक मनी को नाजायज इस्तेमाल करके इस मुल्क की जड़ें खोखली थी, उनको कटहरे तक लाना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इस वक्त अल्लाह का कितना शुक्र अदा कर रहा हूँ और अल्लाह से डर रहा हूँ कि अल्लाह किसी पे ऐसा वक्त ना लाए कि वो तो गुरूर और ताकत में अपने रब को भूल जाए और फिर उसका नुकसान जो मुल्क और कौम को हुआ है, जो हो रहा है आज, और पता नहीं कब तक हम ये नुकसान उठाएंगे। ये एक स्टेज ऐसी है जिससे हमें इस 14 अगस्त को सबको अहद करना चाहिए कि अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठाएंगे और करप्शन नहीं करेंगे। ठीक।